गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज जो अध्ययन करेंगे उसमें हम फसलों का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें आगे हम चाय का अध्ययन करेंगे। अर्थात जो चाय की फसल है वो कैसे प्राप्त की जाती है, किन क्षेत्रों में पैदा होती है और इसके अग्रणी देश कौन कौन से हैं जहाँ पर ये चाय की खेती ज़्यादा की जाती है। तो देखिए, बागानों में उगाई जाने वाली एक पेय फसल है। अर्थात पेय फसल का अर्थ होता है जिसको पीते हैं, ठीक है। तो चाय है, कॉफ़ी है, ये ऐसी फसलें होती है जो पेय फसलें हैं, अर्थात हम पीने के लिए काम में लेते हैं। इसकी कोमल पत्तियों की वृद्धि के लिए ठंडी जलवायु और वर्ष भर समवितरित उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि ये जो फसल होती है, इस फसल के लिए एक तो जलवायु ठंडी होनी आवश्यक है, अर्थात ठंडे प्रदेशों में चाय की खेती की जाती है। अब भारत की बात करेंगे तो भारत के ठंडे प्रदेश कौन से हैं? हिमालय पर्वतमाला के आसपास वाले क्षेत्र, हिमाचल हो गया, पश्चिम बंगाल का ऊपरी भाग हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है। और हिमालय पर्वतमाला का पूरा क्षेत्र है ना, ये ठंडी जलवायु के अंतर्गत आता है। और वर्ष भर समवितरित वर्षा चाहिए, अर्थात वर्षा भी समवितरित चाहिए, अर्थात समान उसका वितरण होना आवश्यक है। उच्च वर्षा चाहिए, ज़्यादा वर्षा की आवश्यकता होती है, और समवितरित वर्षा की आवश्यकता होती है। इसके लिए सुअपवाहित दोमट मृदा और मंद ढाल की आवश्यकता होती है। दो चीज़ें और आ गई आपके सामने, एक तो मंद ढाल होनी चाहिए, अर्थात जो पहाड़ी क्षेत्र है या जहाँ पे ये फसल पैदा की जा रही है वहाँ पे ढाल कैसे होनी चाहिए? मंद होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है इसमें? मिट्टी चाहिए, मृदा। मृदा कौन सी चाहिए? तो मृदा चाहिए दोमट मृदा चाहिए, जिसे हम जलोढ़ मिट्टी के नाम से जानते हैं, दोमट मिट्टी के नाम से जानते हैं, उपजाऊ मिट्टी के नाम से जानते हैं। अर्थात जो दोमट मिट्टी होती है वो उपजाऊ होती है, ठीक है, इसमें फसलें अच्छी पैदा होती है। तो दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है इस फसल के लिए। पत्तियों को चुनने के लिए अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है, अर्थात ये जो फसल है इस फसल की पत्तियां प्राप्त की जाती है और उन पत्तियों को फिर सुखाकर फिर चाय बनाई जाती है, ठीक है। तो पत्तियों को चुनने के लिए अर्थात पत्तियों को तोड़ने के लिए क्या है? अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है, क्योंकि बड़े बड़े बागान होते हैं और उन बड़े बड़े बागानों में ये जो पत्तियाँ हैं इन पत्तियों को तोड़ने के लिए या चुनने के लिए मजदूरों की आवश्यकता होगी। तो अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है ताकि इनको तोड़ सके और समय पर तोड़कर इनको सुखाकर और चाय बनाई जा सके, ठीक है। भारत में ये कृषि चीन में भी होती है ये कृषि और भारत में भी होती है। भारत के जो हिमालय पर्वतीय क्षेत्र हैं इनमें यह कृषि की जाती है, अर्थात जो भारत का उत्तरी भाग है, उत्तरी पूर्वी जो भाग है, इसमें चाय की कृषि पैदा की जाती है। तो ये कुछ फसलें थी, ये फसलों के बारे में हमने पढ़ा। इसके बाद देखिए आगे है कृषि का विकास, अर्थात जो कृषि है इस कृषि का विकास किस तरीके से होता है। तो कृषि विकास का संबंध बढ़ती जनसंख्या की मांग को पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में किए गए प्रयास है। अर्थात सीधा सीधा आप तो ये समझो, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे जो खाद्यान्न है, ठीक है, पेय फसलें हैं, उनकी मात्रा में वृद्धि होनी आवश्यक है, क्योंकि पूर्ति कब होगी? अर्थात जब मांग ज़्यादा बढ़ेगी, जब मांग ज़्यादा बढ़ेगी तो फसलें ज़्यादा पैदा करेंगे, तभी मांग की पूर्ति हो पाएगी। अर्थात अधिक से अधिक फसलें पैदा करेंगे और जो जनसंख्या उस जनसंख्या की पूर्ति करेंगे, ठीक है। अगर फसलें ज़्यादा पैदा नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो फिर वो समस्या उत्पन्न हो जाएंगी, मांग बढ़ जाएगी उसकी। तो जनसंख्या की पूर्ति करने के लिए अर्थात जो मांग बढ़ रही है उसको पूरा करने के लिए कृषि के उत्पादन को बढ़ाने की दिशा में, अर्थात कृषि को कैसे बढ़ाया जाए, फसलों को ज़्यादा कैसे पैदा किया जाए, इसके संबंध में क्या है? प्रयास किए जाते हैं, ठीक है। ये कई तरीकों से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे बोए गए क्षेत्र में विस्तार करके। अच्छा, हम फसलों को कैसे कैसे बढ़ा सकते हैं? तो पहला उपाय तो ये बताया कि हम क्या करें कि जो बोया गया क्षेत्र उसमें वृद्धि करें। अर्थात हम पहले है ना एक कम क्षेत्र में जो फसलें हैं उनको बो रहे थे, अब हम क्या करें? ज़्यादा क्षेत्र में फसलों को बोए, अर्थात फसलों को जब ज़्यादा क्षेत्र में बोएंगे तो फसलें ज़्यादा प्राप्त होने लग जाएगी, ठीक है। इसके बाद में दे रखा है उर्वरकों और उच्च उपज देने वाले बीजों का प्रयोग करना। अर्थात क्या है? हम क्या करेंगे? फसल को ज़्यादा प्राप्त करने के लिए जो रासायनिक उर्वरक हैं उनका उपयोग करेंगे ताकि फसल
अच्छी पैदा हो। साथ ही हम क्या करेंगे, ऐसे बीजों का उपयोग करेंगे जो ज़्यादा फसल देते हो, अर्थात हम जो लैब में टेस्टेड होते हैं, अर्थात जो प्रयोगशालाओं में जिनकी जांच हो जाती है, ऐसे बीजों का हम प्रयोग करेंगे ताकि क्या है, जो फसल है वो ज़्यादा पैदा हो सके। कीटनाशकों का उपयोग करेंगे, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करेंगे और जो प्रयोगशाला में टेस्टेड बीज होते हैं उन बीजों का उपयोग करेंगे और इससे हम क्या करेंगे, जो फसल है उस फसल में वृद्धि कर लेंगे। ठीक है। कृषि का मशीनीकरण भी कृषि के विकास का एक अन्य पहलू है, अर्थात हम जो कृषि है उस कृषि में मशीनीकरण का उपयोग करें। मशीनीकरण से तात्पर्य यह है कि हम अधिक से अधिक मशीनों का उपयोग करें। मशीनों का उपयोग करेंगे तो क्या होगा कि जो धीरे धीरे फसल है उस फसल में क्या होने लग जाएगी, वृद्धि होने लग जाएगी। आप जानते हो वर्तमान समय में मशीनीकरण का युग है। मशीनीकरण के युग में क्या है कि धीरे धीरे क्या है, सभी जो कार्य है वो मशीनों से किए जा रहे हैं। तो इसलिए क्या है, जो कृषि का क्षेत्र है अर्थात जो कृषि क्षेत्र है इसमें भी मशीनों का उपयोग किया जाए। मशीनों का उपयोग करेंगे तो क्या होगा, फसल में वृद्धि हो जाएगी। ठीक है। कृषि के विकास का चरम लक्ष्य खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना, अर्थात कृषि का जो मुख्य उद्देश्य है, फसल पैदा करने का मुख्य उद्देश्य ये है कि संसार में रहने वाले प्रत्येक मानव को, संसार में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को, संसार में रहने वाले सभी नागरिकों को खाद्य पदार्थ मिले, अर्थात जो फसलों के द्वारा जिनको हम खाने के रूप में उपयोग में लेते हैं, जैसे गेहूँ है, चावल है या दालें हैं, ठीक है, तो इनका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा करने का उद्देश्य यही है कि ताकि सभी की पूर्ति हो सके। ठीक है। इसके बाद देखिए, कृषि विकास विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न गतियों से हुआ है, अर्थात अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग गति से कृषि का विकास हुआ है। किसी क्षेत्र में कम विकास हुआ तो किसी क्षेत्र में ज़्यादा हुआ है। किसी क्षेत्र में जो फसलें हैं वो कम बोई जाती है, किसी क्षेत्र में ज़्यादा बोई जाती है। किसी देश में फसलें ज़्यादा प्राप्त की जाती है, किसी क्षेत्र में फसलें कम प्राप्त की जाती है। अधिक जनसंख्या वाले विकासशील देश अधिकतर गहन कृषि करते हैं, अर्थात जो देश विकासशील होते हैं, अर्थात जिनकी जनसंख्या ज़्यादा होती है, वो कौन सी कृषि करते हैं, वो गहन कृषि करते हैं। गहन कृषि में क्या होता है कि परंपरागत तरीके से कृषि की जाती है और एक ही जो भूखंड होता है उसमें 3 या 4 फसलें पैदा कर ली जाती है, अर्थात रबी, खरीफ और जायद तीनों प्रकार की फसलें पैदा कर ली जाती है। ठीक है। साधारण औजारों के माध्यम से और खाद्यान्नों का इसमें ज़्यादा उपयोग किया जाता है, खाद्यान्नों को ज़्यादा प्राप्त किया जाता है। तो जब खाद्यान्नों को ज़्यादा प्रयोग कर लेते हैं तो उस खाद्यान्न जो फसलें वो ज़्यादा बोते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो उस क्षेत्र की जनसंख्या उसकी आपूर्ति हो जाती है। इसे हम कहते हैं गहन कृषि। ठीक है। जहाँ छोटी जोतों पर सामान्यतः जीविका उपार्जन के लिए अर्थात जीवन को चलाने के लिए फसलें उगाई जाती है। बड़ी जोतें वाणिज्यिक कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती है, अर्थात जो बड़े बड़े खेत होते हैं, बड़े बड़े फार्म होते हैं, वो वहाँ पर जो कृषि करते हैं उसको अपन बोलते हैं व्यापारिक कृषि, अर्थात व्यापारिक कृषि के लिए उपयुक्त होती है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर क्या है, बड़े बड़े मैदान हैं और इन मैदानों में कृषि की जाती है। तो यहाँ पर जो कृषि की जाती है उस कृषि का नाम होता है व्यापारिक या वाणिज्यिक कृषि। ठीक है। तो इस तरीके से हमने इनके बारे में अध्ययन किया और ये जो आगे भारत में एक कृषि फार्म है और एक अमेरिका का, उन दोनों का अध्ययन हम कल करेंगे।